सो आपकी बुक में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं क्विक चेक की फॉर्म में, सो हम वो करेंगे। सो क्विक चेक 14.1 करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन मैंने आपको क्या बताया, पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना, ये क्या है ट्रांसलेशनल मोशन। सो ट्रांसलेशनल मोशन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन स्पेस। स्पेस में पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना क्या है ट्रांसलेशनल मोशन। देन है इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ऑफ गैस एंड अ लिक्विड सेम एट सेम टेम्परेचर। वो कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल्स की, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स की, वो क्या है सेम है टेम्परेचर अगर सेम हो तो यस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ गैस एंड अ लिक्विड इज सेम एट सेम टेम्परेचर। क्योंकि हमने बात की थी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। सो अगर सॉलिड का भी अगर हम बात करें, लिक्विड का भी 10 केल्विन टेम्परेचर है और गैसेस का भी 10 केल्विन टेम्परेचर, तो दोनों के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होगी। सपोज इसकी 5 है तो इसके पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी 5 ही होगी। देन है क्विक चेक 14.2। सो इसके दो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। वाई डू वाटर वेपर्स एट 100 सेल्सियस काज मोर सनबर्न्स एज कम्पेयर टू द लिक्विड वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर वाटर वेपर्स हैं, दो चीजें हमारे पास, वाटर वेपर्स हैं और लिक्विड वाटर है, तो कह रहे हैं जो वाटर वेपर है वो 100 सेल्सियस पे स्किन, हमारी जो स्किन है उसको बर्न करते हैं। अगर वाटर वेपर्स कहीं पड़े तो वहां जलन महसूस होती है, लेकिन इसी तरह लिक्विड वाटर है वो पड़े तो जलन महसूस नहीं होती, चाहे टेम्परेचर जो है वो सेम हो। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स एट 100 सेल्सियस, पहले वो वाटर वेपर्स की बात बता रहे हैं कि क्यों स्किन को बर्न करते हैं, क्यों बर्न करते हैं वाटर वेपर्स एट 100 सेल्सियस काज मोर सर्व burns because it contain extra thermal energy called heat of vaporization which is released onto skin as steam condense back into the liquid। वो कह रहे हैं कि जो वाटर वेपर्स हैं उसमें एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए तो वेपर्स में एक जो है वो लिक्विड वाटर है, एक क्या है वेपर्स है। अब जो लिक्विड वाटर है वो बर्न नहीं करेगा, जबकि वेपर्स जो है वो बर्न करेंगे, क्योंकि जो वेपर्स हैं उनमें हीट ऑफ वेपराइजेशन है। वो हीट जिसकी मदद से वो वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं उसको क्या कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपर्स में होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो है इसकी एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी। अब कोई वेपर स्किन पे पड़ेगा, इज रिलीज्ड ऑन टू द स्किन, जब वो स्किन पे पड़ेगा तो वो वेपर से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट होने के लिए कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, तो वो क्या करेगा रिलीज ऑन टू द स्किन एज स्टीम कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड वाटर। जो वो स्किन पे पड़ेगा तो वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी हीट ऑफ वेपराइजेशन उसके पास एक्स्ट्रा है, जब वो स्किन पे पड़ेगा तो उस हीट ऑफ वेपराइजेशन को रिलीज करेगा और वो कंडेंस हो जाएगा लिक्विड वाटर में। इसलिए जो वाटर वेपर्स हैं वो शार्प बर्न्स करते हैं एज कंपेयर टू द लिक्विड वाटर। देन क्वेश्चन 2 है व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर। वो कह रहे हैं कि हम कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं तो उसमें हम कंफर्टेबल क्यों फील करते हैं एज कंपेयर टू अगर हम गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहने तो उसमें हम कंफर्टेबल क्यों नहीं फील करते। क्यों कि कॉटन क्लॉथ होते हैं कंफर्टेबल हैं इन समर बिकॉज दे आर ब्रीथेबल। अगर आप देखो जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं ना वो बहुत बारीक होते हैं। बारीक होने का मतलब ये कि उनमें से हवा गुजर सकती है। ब्रीथेबल का मतलब ये कि उन कपड़ों में से हवा गुजर सकती है। अब हवा गुजरेगी, जो स्वेट है पसीना है वो क्या करेगा इजीली हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा और विच देन एवेपोरेटेड और इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो है वो उड़ जाएगा। पसीना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स उड़ जाएगा और हमें जो है वो कूलनेस फील होगी। देखो जहां बॉडी पे पसीना आ जाए, स्वेट आ जाए, तो अगर हम फैन चला दे तो क्या होता है पसीना उड़ना स्टार्ट हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। अचानक ऐसे होता है ना कि अगर लाइट बंद हो, पसीना आ जाए, स्वेट आ जाए, तो लाइट आने पे हमें अचानक ठंडक फील होती है, कूलनेस फील होती है, तो वो इसी वजह से होती है।
अब हम कर लेते हैं क्विक चेक 14.3। पहला क्विक चेक है, डज द चेंज इन टेम्परेचर ओकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या टेम्परेचर चेंज होता है? तो नहीं। एवेपोरेशन के प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है कि सॉलिड कोई भी लिक्विड है, लिक्विड को हमने कन्वर्ट करना होता है वेपर फेज में, तो लिक्विड सरफेस से वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, उसको हम इवेपोरेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब हमने पढ़ा था वो इनसाइड द लिक्विड जो एनर्जी उसको यूज करता है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करता है ताकि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम कर सके। सो वो जो एनर्जी यूज करता है वो सराउंडिंग से इनसाइड द लिक्विड आती है और इनसाइड द लिक्विड वो यूज करता है। तो इसमें जो होता है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ही रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेकिन एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो कूलिंग अफेक्ट करता है सराउंडिंग पे और रिमेनिंग लिक्विड पे। यानी जब एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है हमें कूलिंग फील होती है, इसके अलावा टेम्परेचर चेंज नहीं होता। है सेकेंड क्वेश्चन, डज आइस सबलाइम्स। आइस सबलाइम्स का क्या मतलब है कि जो आइस है आप घरों में यूज करते हैं वो डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सकती, लिक्विड वाटर में नहीं, वाटर वेपर्स में, तो इसको हम कहते हैं सबलाइम्स। तो यस, आइस कैन सबलाइम डायरेक्टली इनटू द वाटर वेपर्स विच ऑफ्टन सीन विद फ्रोजर बर्न और व्हेन स्नो डिसअपीयर ऑन वेरी कोल्ड ड्राई एंड सनी डेज। ये ज्यादातर हमें फ्रोजर बर्न्स में नजर आते हैं जो कि हमारी जो आइस है उसको डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह आप बहुत ज्यादा धूप हो तो वहां आइस को रखते हैं तो वहां भी क्या होगी, जो आइस है, स्नो है, वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रही होती। तो आइस कैन डू सबलाइम्स। देन है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच फॉर सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन अदर देन मेंशन इन द बुक। अब जो हमें बुक में एग्जाम्पल दी गई, टेक्स्ट में एग्जाम्पल दी गई, उनके अलावा हमने कोई सब्लिमेशन और डिपोजिशन की एग्जाम्पल देनी। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फॉर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। तो आयोडीन के जो क्रिस्टल है वो डायरेक्टली सबलाइम्स करते हैं टर्न इनटू द पर्पल गैस। वो जो आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं और उसमें से पर्पल कलर की गैस निकलती। इसी तरह हमारे पास है डिपोजिशन की एग्जाम्पल, स्नो जो सर्दियों में बढ़ती है वो भी वाटर वेपर से, जो एटमोस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं वो डिपोजिशन का प्रोसेस करते हो डायरेक्टली बर्फ में, स्नो में कन्वर्ट होते हैं। देन है क्विक चेक 14.4। पहला क्विक चेक है हाउ डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर। सो हमने पीछे जो बॉयल्स लॉ है इसमें हमने पढ़ा था जो गैस है वो प्रेशर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द प्रेशर एक्सर्ट, गैसेस है वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेंगी किसी भी कंटेनर में, बाय द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। सो पहले क्विक चेक 14.4 के पहले क्विक चेक का आंसर ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बाय कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जितना ज्यादा वो वॉल के साथ टकराएंगे उतना ही ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज व्हेन इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। वॉल्यूम कैसे चेंज होगा जब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर और मास क्या है, कांस्टेंट। सो ये जो है 40 लॉ वाला आ रहा है जिसमें हमने पढ़ा था जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, दोनों के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अब यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमने देखना कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा इट्स मीन वॉल्यूम भी डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि दोनों के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो कैसे, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो हमने प्रेशर कांस्टेंट रखना। अब हमारे पास दो गैसेस हैं, एक गैस ये है, अब ये जो गैस है इसका हमने टेम्परेचर पहले टेम्परेचर था सपोज 5 केल्विन, मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे। अब हमने टेम्परेचर कम कर दिया, सपोज 0 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर कम किया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करते तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती, लेकिन अगर टेम्परेचर कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और उनकी कोलिजन भी कम होगी, प्रेशर भी कम होगा। लेकिन हम चाहते हैं प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और जो है वो उनकी कोलिजन उतनी ही रहेगी वॉल्स के साथ। So when the temperature decrease at constant pressure, the particle lose kinetic energy and move closer, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, causing volume to decrease, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वैसे भी हमें 40 लॉ से क्या पता चल रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी। आपने
स्टिकी नोट्स लेने हैं। हर क्विक चेक का आंसर स्टिकी नोट्स पे लिखना है। जिनका मैं बुक से निशान लगाऊंगी आपका उनका बुक से लगा लेना है। जिनका मैं रिटर्न में दूंगी आपने स्टिकी नोट्स लेके उन पे आंसर लिख के स्टिकी नोट्स को बिल्कुल क्विक चेक के पास लगाना है, ताकि हर क्विक चेक का आंसर आपके पास हर वक्त मौजूद रहे। देन है क्विक चेक 14.5। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज विच गैस अमंग द फॉलोइंग विल डिफ्यूज एट फास्टर स्पीड। वो कह रहे कौन सी जो गैस है, ये हमें 3 गैस दी गई है, इन तीनों में से कौन सी गैस जो है वो फास्टर स्पीड से डिफ्यूज करेगी, एंड विच विल डिफ्यूज एट दी स्लोअर स्पीड, और कौन सी गैस है जिसकी स्पीड सबसे कम होगी। सिमिलर कंडीशन है ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी जो तीनों की तीनों गैस इनका टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, तो हमने बताना है इनमें से कौन ज्यादा तेजी से मूव करेगी और कौन स्लोअर स्पीड से मूव करेगी। अब देखें तो इस गैस का जो मोलिक्यूलर वेट है वो 46 है, इस गैस का देखें तो वो 64 है, इस गैस का देखें तो वो 34 है। अब मोलिक्यूलर वेट आप नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हर मोलिक्यूल्स का वो मोलिक्यूलर वेट आप निकालना सीखेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। अब यहाँ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मोलिक्यूलर वेट लिखे। अब किसका मोलिक्यूलर वेट सबसे कम है, इसका 46 है, इसका 64 है, और H2S का क्या है 34। अब ये जो 34 वाला है इसका मोलिक्यूलर वेट सबसे कम है, इट्स मीन ये क्या है, सबसे लाइटर गैस है। सो हम बताएंगे जो सबसे लाइटर गैस होती है वो सबसे ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करती है। यही तो हमने डिफ्यूजन में पढ़ा। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक वो गैस सबसे ज्यादा डिफ्यूज करेगी जिसका जो मोलिक्यूलर वेट होगा वो कम होगा। तो H2S का मोलिक्यूलर वेट सबसे कम है, सो हम लिखेंगे H2L विल डिफ्यूज फास्टर, ज्यादा तेजी से मूव करेगी, बिकॉज इट हैज लोएस्ट मोलिक्यूलर वेट, उसका इट हैज लोएस्ट मोलिक्यूलर वेट, इसका जो मोलिक्यूलर वेट है वो सबसे कम है। अब सबसे ज्यादा किसका है, एक तो हमने बता दी ना कौन फास्टर मूव करेगा जिसका मोलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। अब कौन स्लोअर स्पीड से मूव करेगा जिसका मोलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा। तो इन तीनों में SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड का 64 है, मोलिक्यूलर वेट इन दोनों गैसेस से क्या है ज्यादा है। सो हम लिखेंगे SO2 विल डिफ्यूज स्लोएस्ट, SO2 की जो डिफ्यूजन है वो स्लोएस्ट होगी बिकॉज इट हैज हाईएस्ट मोलिक्यूलर वेट, इसका जो मोलिक्यूलर वेट है वो इन दोनों से ज्यादा है। देन सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करना है व्हाई डज अमोनिया गैस डिफ्यूज फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हमने जो एक्टिविटी 4.2 की थी उसमें हमने पढ़ा था जो अमोनिया गैस है वो डिफ्यूज करती है फास्टर एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ऐसा क्यों है, हमने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा है लाइटर मोलिक्यूल्स मूव फास्टर, जो मोलिक्यूल्स लाइटर होते हैं हल्के होते हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं एज एट द सेम टेम्परेचर। अगर दो गैस है दोनों का सेम टेम्परेचर होगा, जो लाइटर मोलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। फिर हम ये वाली लाइन लिखेंगे दस द अमोनिया डिफ्यूज फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो अमोनिया ज्यादा तेजी से मूव करेगी हाइड्रोजन क्लोराइड की निस्बत बिकॉज इट इज लाइटर देन HCl गैस, क्योंकि जो अमोनिया है वो लाइटर है एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।